नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज, जैसा कि आपको इस बोर्ड पे कुछ लिखा दिख रहा होगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के भारी डिमांड को देखते हुए, खासकर हमारे प्रयागराज और हमारे शंकरगढ़ वाले बच्चों को, इसके भारी डिमांड को देखते हुए हम लोग आज ये कुछ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग करेंगे क्या। देखिए, यूपी बोर्ड में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कह सकते हैं हम लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उसको उसको हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। मतलब पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज हम लोग पहले जीव विज्ञान सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसका नाम है, देखिए, जैव प्रक्रम। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम लोग पिछले क्लास में, पिछले एग्जाम में जो जैव प्रक्रम से, बायोलॉजी के चैप्टर के जैव प्रक्रम से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सभी समझ लेंगे। कुल मिला के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग समझेंगे, और अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो निश्चित जो भी क्वेश्चन आना है इन्हीं सभी से आएगा, बस थोड़ा बहुत उसका आगे पीछे होगा। तो चलिए हम लोग समय लॉस ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए, जो टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जैव प्रक्रम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए। हम लोग एकदम अच्छी तरह से समझ समझ के इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको इस बोर्ड में दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। मतलब मनुष्यों में, ह्यूमन में जो लार ग्रंथि होती है, इसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, उसकी संख्या पूछ रहा है, उसकी संख्या कितनी होती है। तो लार ग्रंथि देखिए, ये हमारे गाल के पास में, अगर हम लोग इस इमेज को देखें, इसको इससे समझेंगे तो ये लार ग्रंथि है। ये देखिए, उसको बड़ा कर रहे हैं। यहां पे देखिए, एक एक ये है और एक ये है, एक ये है। ये देखिए केवल एक तरफ का दिखाया गया है, इसी तरह से इसके दूसरे तरफ वाले में होगा। तो मतलब एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये। तो कुल मिला के जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें? मनुष्यों में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है, भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार या वायु मार्ग में जाने से रोकता है। मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो हमारे वायु मार्ग, अर्थात जहां से हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारी जब एयर अंदर जाती है, कहां पे जाएगी? हमारे फेफड़े में। तो जब फेफड़े में अंदर जाती है तो उसको कौन मतलब कौन रोकता है? कैसे कि हमारा जो कोई भी भोजन है वो हमारे वायु मतलब फेफड़े में न चला जाए या वायु मार्ग में न चला जाए, उसको कौन रोकता है? तो इसको रोकने का रीजन ये है, देखिए कि एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा, मान लीजिए यहां से माउथ की पाइप ऐसे, और इधर से एयर की पाइप, इधर से एयर की पाइप और माउथ की, दोनों एक साथ आती हैं। अब यहां पे मिलके कुछ दूर कॉमन पाथ इनका होता है, इनका कुछ कॉमन पाथ होता है, वहां पे चलती हैं। तो यहां जैसे एयर आया, अब एयर आया, उसके बाद क्या हुआ? इधर से भोजन आया, इधर से हमारा एयर आ रहा है ना। तो अब देखिए कि जब जब इधर से फिर आगे जाके यहां से फिर से डिवाइड होके, इधर वाला मान लीजिए फूड वाला पार्ट है और इधर वाला हमारा एयर वाला पार्ट है। तो यहां पे एक ऐसा वाल होता है कि जब इधर से हवा आएगी, देखिए, जब इधर से इधर देखिए, जब मान लीजिए इधर से एयर आएगी तो ये क्या करेगा? इधर जाना चाहिए तो इसको क्या कर देगा? बंद कर देगा। और जब यहां से फूड आएगा तो ये फूड क्या करेगा? ये वाला, इधर वाला ओपन हो जाएगा, इधर वाला, इधर देखिए, इधर वाला ओपन हो जाएगा जब फूड आएगा तो,
इधर वाला और ये वाला बंद हो जाएगा। तो ये बंद और ओपन करने का जो काम है ये कौन काम करता है, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इपीग्लॉटिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा का गृह कहलाता है। ऊर्जा गृह का मतलब होता है, ऊर्जा गृह का मतलब होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इसको हम लोग कह लीजिए, समझेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, देखिए इस पे आते हैं, ये वाले पे, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। किसको कहलाता है, ये इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि जो भी हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, यहां पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का सिंबल दिख रहा है, ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। अब हम लोग जो खाते हैं, जैसे कि मोस्टली क्या खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो उसको केवल खाने से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो एनर्जी हमको तब मिलेगी जब ये आके हमारे, मान लीजिए हमने ग्लूकोज लिया, क्या लिया हमने, हम लिए ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज हमने खाया, अब वो ग्लूकोज आके ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होने के बाद, ब्रेक डाउन जब होता है तो उसको हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें रिस्पायरेशन के थ्रू इस ग्लूकोज को तोड़ के हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। जब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, प्रचलित रूप से ऊर्जा का जो गृह है, ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में आता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए इधर हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं, इसको आप लोग देखिए पहले, तब समझ में थोड़ा सा आएगा। ये देखिए, अब देखिए एक्चुअली हमारा रक्त अशुद्ध होता कैसे है, उसको थोड़ा सा समझिए। हमारा रक्त अशुद्ध आखिर हो कैसे रहा है, तो वो ऐसे हो रहा है कि इधर से जब हमारा बॉडी, मतलब हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, जब हमारे बॉडी की सेल्स कुछ काम करती हैं, हम लोग कुछ वर्क करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है उसका यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तो वो क्या होते हैं, उसको ऐसा बोला जाता है कि जो फेफड़े में, ये जो फेफड़े बॉडी पार्ट से, यहां से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ऐसे मूव करेगा और फिर से हमारे हार्ट में आएगा, मतलब हमारे हृदय में आएगा। फिर उसके बाद ये हृदय से आने के बाद इसको पंप करेगा और लंग्स में ले जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये फिर से हमारे लंग्स में आएगा और ये इस तरह से फिर से हमारे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से इसका, इस तरह से एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा बॉडी सिस्टम में काम करता है। अब हमको इस क्वेश्चन के अनुसार इसको देखना है कि पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। अब फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। अब फेफड़े से शुद्ध रक्त देखिए कहां पे, जब यहां पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहां पे लेके आए, ये क्या था, पहले यहां पे अशुद्ध था। अशुद्ध का मतलब ये हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब जैसे इसके बाद हम लोग लंग्स में गया, यहाँ पे क्या, इधर से आई है ऑक्सीजन, अब वो मिल गई हमारी ऑक्सीजन किसमें, लंग्स में, वो हमारे ब्लड में। अब वो ब्लड से ऑक्सीजन ऐसे मूव करके देखिए यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे, यहाँ इधर आपका राइट एट्रियम है, इसको हम लोग बोलते हैं दाहिना अलिंद, और इस वाले को बोलते हैं बायां अलिंद। तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार कि जब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके कहां पे आती है, तो सबसे पहले आती है बाएं अलिंद में। तो इसका आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा बायां अलिंद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो हीमोग्लोबिन को देखिए, हीमोग्लोबिन ब्लड का एक पार्ट है, उसका काम ये होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन को कैरी करने का मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब आप लोग सोचेंगे कि ऑक्सीजन की जरूरत ही क्या है, तो अभी हमने बताया था कि ऑक्सीजन की जरूरत है इसीलिए जो हम ये ग्लूकोज खाना पीना खाए हैं। अब ग्लूकोज हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी खाएंगे हमको उससे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन यही मिलेगा। आप लोग बोलेंगे हम बर्गर खाए हैं, पिज्जा खाए हैं, इस सब में जो भी है सब मिलेगा हमको अल्टीमेट वही। तो हमने जो ग्लूकोज लिया या जो कार्बोहाइड्रेट लिया उसको हमको तोड़ के एनर्जी देने का काम कौन करता है? ये जो रिस्पायरेशन के थ्रू जो आता है ऑक्सीजन, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में लोग जो समझे, तो इसलिए इसकी जरूरत है। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य भूमिका किसमें होता है? श्वसन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वसन, अर्थात बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एकदम क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठ मतलब मनुष्य का अगर जो हृदय होता है, हार्ट जिसको बोलते हैं, वो कितने चैम्बर का होता है? तो ये तो सबको मालूम होगा, सारे बच्चों को, है ना। ये देखिए सिंपल सी बात है, ये ह्यूमन का हार्ट है, एक ये वाला चैम्बर हो गया, एक ये वाला चैम्बर हो गया, एक इधर वाला, एक इधर वाला, कुल 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका आंसर फिर वही हो गया कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना, मतलब आहार नाल क्या है? देखिए जो हमारा पाचन तंत्र है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो जिस नाल में जाके भोजन डाइजेस्ट होता है उसको बोलते हैं आहार नाल। अब ये आहार नाल जो है, ये यहां पे हम लोग इमेज में देख सकते हैं, ये इधर है आहार नाल, ये देखिए कहां गया, हाँ ये। तो ये पूछ रहा है इस आहार नाल में सी आकार की संरचना कहां पे पाई जाती है? ये यहां पे, ये दिख रहा होगा आपका, जब यहां पे ये ऐसे क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, सॉरी एक सेकंड, ये यहां पे कुछ ऐसा सी आकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा इसका घुमाव है। तो इसीलिए इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सी आकार की जो संरचना है, ये इसका आंसर जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला आहार नाल में सी आकार की संरचना है। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर ग्रहणी, वो जो हम बताते वो ग्रहणी था। अब दूसरा ये अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का श्रावण होता है। पित्तरस का श्रावण, इसको हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो बाइल बोलते हैं। तो बाइल का सिक्रीशन, श्रावण कहां से होता है? तो ये जो बनता है हमारे लीवर में, जो ये बनता है ये बनता है हमारे लीवर में। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पे कहां गया, यकृत, हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लीवर, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर और हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो इसका आंसर होगा यकृत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? एक्चुअली ये प्लांट की बात कर रहा है। द्वार कोशिकाएं हम लोग देखेंगे तो हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो लीफ होती हैं, अगर देखेंगे तो इस तरह से ये ऐसे लीफ होती है, और इस लीफ में छोटे छोटे ऐसे पोर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं रंध्र, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये इस पोर को अगर बड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा इस तरह से, जैसे ये देखिए ये खुला हुआ है पोर और ये क्लोज है, बंद है। तो ये है यहाँ पे द्वार कोशिकाएं हैं, ये जो ये वाले सेल है ये द्वार कोशिका बोलते हैं, इसको गार्ड सेल बोलते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा कहां पाई जाती है? रंध्र, रंध्रों में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे खाना खाए, रिस्पायरेशन किए, तो इन सब का वेस्ट प्रोडक्ट कुछ बनता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका कोई ना कोई एक अंग होता होगा प्रॉपर, उसके द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है।
तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो होता है हमारा किडनी, जिसको हम लोग वृक्क बोलते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये वाला, ये उसका इमेज है, ये पूरा किडनी दोनों मिला के यहाँ पे वृक्क बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोमेन्स संपुट, बोमेन्स संपुट का भाग है। बोमेन्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 में वोमेन संपुट भाग है, किसका भाग है? पित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, ये प्रोस्टेट ग्रंथि का और वृक्क नलिका का। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क नलिका। अब वृक्क नलिका क्या है? ये हमारे किडनी में पाया जाता है। देखिए ये अगर हम लोग इसको बड़ा करेंगे तो इस किडनी में हमारे ब्लड का होता है फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन जो करती है तो इसमें बहुत छोटी छोटी ये पाई जाती है विक्राणु। ये देखिए, अब इसी विक्राणुओं में यहां पे ये दिख रहा है, ये बोमेन संपुट है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बोमेन संपुट है, इसी में ब्लड का फिल्टर होता है। एक तरफ से ब्लड आता है और फिर यहाँ पे खूब हाईली प्रेशराइज होके ब्लड दूसरी तरफ निकल जाता है। जब निकलता है तो यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और जो वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया हमारा यहाँ से फिल्टर होके फिर जाके एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर तो होगा वृक्क नलिका। ठीक है, अब अगला प्रोसेस समझिए, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल भी है और समझदार मतलब इंटरेस्टिंग भी है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, तो इसका राइट आंसर तो होगा ग्लाइकोजन बनता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, ग्लाइकोजन क्या है, कैसे बनता है। ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमारे बॉडी में, मान लीजिए हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा हो गई है तो ये क्या करता है, इसको इस बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को लीवर में ले जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर में। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ये फिर से ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में हमको एनर्जी देगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ग्लाइकोजन होगा। अब अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब किडनी। अब ये इसके पहले अभी क्वेश्चन आया था, तो ये किसमें, ये इसका यूज किसमें होता है, किससे संबंधित है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन आइए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जैसे देखिए प्लांट में मतलब दो पार्ट होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें, अगर एक प्लांट का ये स्टेम है, मोटी सी मेन स्टेम है, तो इसके बीच में जो पाया जाता है, यहां पे पाया जाता है जाइलम, और इसके जो साइड में इधर और इधर पाया जाता है फ्लोएम। अब जाइलम से वाटर का कंडक्शन होता है, मतलब जड़ से पानी लेगा और ऊपर ले जाएगा, और फ्लोएम से जो फूड लीफ में बनता है वो फूड नीचे आता है। तो इसमें पूछ रहा है जाइलम, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जाइलम जल के वहन हेतु क्या करता है, ये जहां जल का वहन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल के वहन, ए नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक, स्वपोषी मतलब उसको बोलते हैं, स्व मतलब खुद है, जो खुद अपने आप अपना भोजन बना लेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्वपोषी, और जो दूसरों पर डिपेंड होगा उसे बोलेंगे परपोषी। तो स्वपोषी का मतलब है, अब इसमें कौन है, जैसे हम लोग अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मम्मी हमारी बनाती है, मम्मी हमारी स्वपोषी हैं और हम उन पर डिपेंड है, परपोषी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मम्मी क्या बनाती है, जो उनको मिलता है। अगर उनको नहीं मिलेगा दाल चावल तो कहाँ बनाएंगे, वो बनाती नहीं, उसको बोला जाता है वो पकाती है। बस में आई, तुम लोग को नहीं पकाते, भोजन पकाती है। तो ये स्वपोषी पोषण में क्या होता है, ये कौन क्या क्या चीज होता है। अब देखिए स्वपोषी ये जो बना लेते हैं क्योंकि ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम लोग ये क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और
क्लोरोफिल यूज करते हैं, और मतलब ये सभी यूज करते हैं, इसका आंसर होगा ये सभी। कोशिकी प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मतलब कोशिकी प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा क्या है? देखिए, मुद्रा का मतलब होता है ना, मुद्रा जो हमारे पास है, मुद्रा मतलब ये ऐसी मुद्रा है, इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसका मुद्रा क्या है। तो इसी प्रकार से इसमें एक ऐसी एनर्जी होती है कोशिका में, जो उस एनर्जी का यूज हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे चलने में, बोलने में, किसी को कुछ भला बुरा बोलने में, गाली गलौज कुछ भी करने में, सब में एक ऊर्जा काम आ जाती है, एटीपी। तो इसका आंसर होगा एटीपी, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए मुद्रा इसीलिए इसको बोला था क्योंकि ऐसे मुद्रा डिसाइड कर दिया गया है। जैसे हम लोग की मुद्रा क्या है? रुपया। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पे खेती बाड़ी काम होता है, अब उसके यहाँ चावल होता है, गेहूं होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं जा रहा है तो बोलेगा ले लो, हमको यहाँ तक छोड़ दो, हमसे 5 किलो चावल ले लो। अब वो चावल लेकर तो चलो घूमेगा नहीं, इसलिए सभी का एक डिसाइड करेगा कि आप उसको कहीं पे रख के मुद्रा रख लीजिए, उससे जहां पे होगा हर प्रकार का कमी उससे हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एटीपी का जो एनर्जी का फॉर्म होता है, ये हमारे कोशिका का एक प्रकार का मुद्रा है। बात समझ आई? अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस का यहाँ समीकरण पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। तो फोटोसिंथेसिस पहले देख लीजिए होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? देखिए, ये जो लीफ होती हैं हरी हरी, इन लीफ में क्या होता है? पाया जाता है हमारे ये क्लोरोफिल ऐसे। अब इन क्लोरोफिल में जब ये सनलाइट ऐसे पड़ती है, तो ये सनलाइट के हेल्प से और वाटर नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करता है, ऊपर से सनलाइट आती है, तो और फिर इन्वायरमेंट से हम CO2 लेते हैं, जो इन्वायरमेंट से ये CO2 लिए। अब इन सब को देखते हुए क्या करते हैं? बनाते हैं ग्लूकोज। तो यही प्रोसेस समझना इसमें। अब देखिए CO2 प्लस वाटर और C6H12O6 प्लस ये यहाँ पे लिख रहा है वाटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाटर, ये इक्वेशन देख रहा है A नंबर में, और फिर बी नंबर में 6CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश इसमें है, C6H12O6 ग्लूकोज को बोलते हैं, ये भी है, और ये क्या है? O2 प्लस इसमें O2। अब ये दोनों भी पूरी तरह से नहीं पूरी, क्योंकि क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए ये वाला, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो ये सब किस में है? देखो इसमें हमको CO2 भी है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, और बन क्या रहा है? ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या सही होगा? C नंबर। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। यकृत स्रावित करता है। यकृत जो होता है, देखिए लार हमारी लार ग्रंथियों से स्रावित हो रहा था, जो हम लोग पढ़े थे लार ग्रंथि, तो उससे क्या होता होगा? लार। दूसरा है जठर रस, ये हमारे इंटेस्टाइन में आता है, मतलब हमारे आंत्र में आता है, तो इसका आंसर होगा पित्त रस, बाइल जिसको बोलते हैं। तो यकृत तथा लीवर से क्या सब निकलता है? पित्त रस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। एक्चुअली वायु प्रदूषण कैसे बोलेंगे कम होगा? मतलब अगर हमारे इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, सॉरी हाँ, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, मतलब जो हमको चाहिए वो है, तो हम ये बोलेंगे कि इसमें यहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं है, मतलब प्रदूषण यहाँ नहीं है। सपोज करिए, मानिए कि अगर यहाँ पे प्रदूषण हो जाए, मतलब हमारा हवा प्रदूषित हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, कोई और गैस आ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए या किसी और गैस की मात्रा बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि हम लोग क्या समझेंगे कि हमारे यहाँ प्रदूषित हवा हमारी क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। जब हवा प्रदूषित हो गई तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब इसी को समझना कि ये प्रदूषित को कम कौन करता है। तो देखिए इस वाले इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है, ये CO2 लेता है, वाटर लेता है, क्लोरोफिल और सनलाइट में, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकाल रहा है, और ये किस प्रोसेस में होता है? जो हमारे बॉडी में चलता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसकी वजह से क्या होता है? हमारा कालो कह लीजिए कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस तथा प्रकाश संश्लेषण। यूरिया का निर्माण होता है। देखिए यूरिया का निर्माण होना और
यूरिया का बाहर निकलना, फिल्टर करना, उसमें अंतर है। तो निर्माण जो करता है वो करता है, कौन करता है यूरिया का निर्माण? यकृत तथा लीवर। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, लीवर का फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन होता कहाँ से है? क्योंकि हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं तो होते हैं अमोनिया, और अमोनिया जब अमोनिया बनने के तुरंत बाद एक चलती है यूरिया साइकिल। जैसे ही वो साइकिल चला और तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यूरिया में। तो वो कहाँ पे होता है? लीवर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो किसके फॉर्म में? सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, गैसीय रूप में। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझिए कि जब यहां पे किसी के लीफ में, जैसे ये लीफ है, जब यहां पे भोजन बनता है तो बनता है भैया ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज बनता है और ये मूव किसके फॉर्म में करता है? सुक्रोज के फॉर्म में। देखा जाता है ये प्रकार सा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ही, मतलब ये थोड़ा सा सिंपल है ग्लूकोज, और जब सुक्रोज होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो जटिल फॉर्म में तो इसका आंसर जो होगा सुक्रोज होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इस 22 क्वेश्चन को किए हैं। अभी हम लोग अगले टर्म में फिर से कुछ क्वेश्चन और इसके ऊपर जो है वो भी करेंगे। और अगर आप लोगों को ठीक अच्छा लग रहा है तो इसको देखिएगा, बताइएगा अपने दोस्तों को और शेयर करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे से अगले वाले क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।